नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। बच्चों, हमारी 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन 4 वीडियोस में हम आपका व्यंजनों के वर्गीकरण तक की चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम व्यंजन के वर्गीकरण से आगे की चीजें कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक बार कल की क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। कल तो हमने पढ़ा था आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जो आपको बताया था कि 4 प्रकार से आपका होगा। जिस प्रकार आपका स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का था, ये आपका 5 प्रकार का वर्गीकरण था। उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण आपका 4 प्रकार से वर्गीकरण हमने किया था। इस 4 प्रकार में यदि हम बात करें, सबसे पहला जो था आपका वो उच्चारण स्थान के आधार पर था। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और तीसरा था आपका हवा लगने के आधार पर। और एक लास्ट आपका जो हम आज करेंगे वो होगा आपका स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण, जिनमें से 3 हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और हवा लगने के आधार पर। यदि स्थान के आधार पर बात करें तो मैंने आपको बताया था बच्चों कैसे कि कंठ, तालु, उसके बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहली वीडियो जाकर देखें, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ बताया था। कंठ, तालु, कंठोष्ठ व दंतोष्ठ बताया था। पहले ये वक्त कंप्लीट किया था, फिर प्रयत्न के आधार पर आए थे, और फिर महाप्राण और अल्पप्राण। हवा लगने के आधार पर 2 प्रकार के थे। एक था आपका अल्पप्राण, अल्पप्राण, और एक था आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होगा और अल्पप्राण क्या होगा आपको बताया था। अल्पप्राण में 2 शब्द है बच्चों, एक अल्प और एक प्राण। अल्प का अर्थ होगा थोड़ा और प्राण का अर्थ होगा वायु। यानी जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होगा वो होंगे अल्पप्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होगा वो होंगे आपके महाप्राण। ठीक है, हमने अल्पप्राण देख लिए थे कि कौन से होंगे। जैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनका उच्चारण करके पहचान सकते हो कौन से अल्पप्राण होंगे और कौन से महाप्राण होंगे। जब हम उच्चारण करेंगे आपको बताया था कि जैसे आपका वर्ग था क वर्ग, क के बाद आपका क के बाद क, ख, उसके बाद ग, घ और घ, इनकी हम बात कर रहे थे। तो बच्चों जब आप उच्चारण करोगे ना, उच्चारण करोगे तो पहला उच्चारण क्या करोगे क, दूसरा क्या करोगे ख। तो जब आपका हाथ आपके मुख के सामने होगा बच्चों, आप पहला उच्चारण करोगे क, दूसरा ख, तो ख में क से ज्यादा हवा आपके हाथ पर बच्चों आप महसूस करोगे। तो जहां ज्यादा हवा महसूस करोगे वो होगा महाप्राण, और जहां कम हवा महसूस करोगे वो होगा अल्पप्राण। इसी प्रकार आप देखोगे, एक तो आप ख में ज्यादा हवा महसूस करोगे और एक आप घ में ज्यादा हवा महसूस करोगे, तो ये 2 होंगे आपके महाप्राण, और बाकी 1, 3 और 5 ये वर्ग होंगे आपके अल्पप्राण। ये चीज आपको बच्चों कल हमने डिस्कस कर ली थी व्यंजनों तक। आज व्यंजनों के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। दरअसल जब हमने शुरुआत करी थी ना, तो हमने समझा था कि हिंदी के आपके 52 वर्ण, वर्णमाला के कितने वर्ण, 52 वर्ण। और यदि मैं उन 52 वर्णों की बात करूं, 52 वर्ण आपको कौन से बताए थे, चलो उन्हीं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इन 52 वर्णों में आपको नंबर 1 पर क्या लिखवाया गया था, आपका स्वर लिखवाया गया था, जिनकी संख्या थी 11। इसके बाद बताया था आपको व्यंजन, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन, और इनकी संख्या थी आपकी 33। इसके बाद जो हमने देखा था एक अयोगवाह होगा, और अयोगवाह की जो संख्या आपको लिखवाई थी वो संख्या लिखवाई थी आपको 2। उसके बाद आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन जैसी कोई चीज होगी, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन की जो आपको संख्या लिखवाई गई थी वो संख्या लिखवाई थी आपको 4। वही बात करें बच्चों, सबसे लास्ट में आपको एक ताड़न जात बताया था, ताड़न जात। इसी ताड़न जात का एक अन्य नाम भी बच्चों आपको बताया था, अन्य नाम था इसका उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी संख्या थी 2। हमने कंप्लीट क्या कर लिया इसमें सर, हमने तो इसमें आपका स्वर के बारे में कंप्लीट कर लिया, स्वर के बारे में कंप्लीट कर लिया, व्यंजन के बारे में कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे किसकी, अयोगवाह की। लेकिन अयोगवाह की बात करने से पहले व्यंजन का जो आपका नंबर 4 का जो वर्गीकरण था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अयोगवाह की। यानी आज की जो क्लास की शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी कहां से, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। तो आज की जो अपनी हेडिंग होगी, पहली पहली हेडिंग होगी स्वर तंत्री, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर
वर्गीकरण। ठीक है, देखो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्गीकरण बना हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट तो आपका होगा घोष और एक पार्ट आपका होगा अघोष। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा, वर्ण दे दिया जा कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष होगा। ये जो घोष होगा ना, इसी घोष को बच्चों बोल दिया जा सघोष, ये भी आप याद रखोगे। और ऐसा पूछ लिया जाए कौन सा घोष होगा, या क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण अघोष होगा, यानी वर्णमाला से लगातार क्वेश्चन बच्चों पूछेगा हिंदी के अंतर्गत। और वर्णमाला से यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपका उठाया जा, हर तीसरे या चौथे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बच्चों मिलता। तो अगर हम बात करो ना, हमने अल्प प्राण व महाप्राण पढ़े थे। अल्प प्राण व महाप्राण को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मात्र एक बार उच्चारण सही से करना सीख जा तो वहां से पहचान सकते हैं। जहां ज्यादा वायु का प्रयोग वो महाप्राण, जहां कम वायु का प्रयोग वो होगा आपका अल्प प्राण। इसी प्रकार घोष अघोष की बात करो, इन्हें याद करना बच्चों बेहद आसान है। देखो घोष की बात करो ना, स्वर तंत्री, पहली बात तो स्वर तंत्र ये होगा। और घोष का अर्थ होता है आवाज, यानी नाद, ज्यादा आवाज जिसे हम बोलते हैं। तो जहां नाद होगा ना घोष होगा, ज्यादा आवाज होगी वो घोष कहलाएंगे, जहां कम होगी वो अघोष कहलाएंगे। तो बच्चों अगर हम घोष की बात करें तो यहाँ हम याद रखेंगे कि वर्ग का बच्चों आपको बता कौन से, उसी कचट तक वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण, यानी वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण। अगर हम बच्चों बात करें तो हम लिखते हैं जैसे कचट तक लिखते हैं। क में पहला वर्ग आ जाएगा क वर्ग, क, ख, ग, घ और घ। ठीक है, तो इसमें से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इनमें से 3, 4, 5 वर्ण ये क्या होंगे, घोष होंगे, यानी कि सघोष होंगे। और इसी क्रम में चलेंगे ना कचट तक, तो सबका तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा आपका घोष वर्ण होगा, यानी कि आपका सघोष वर्ण होगा। तो वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण, उसके साथ साथ आप याद रखोगे बच्चों सभी स्वर, जितने भी स्वर होंगे वो स्वर भी क्या होंगे आपके, क्या होंगे बच्चों घोष होंगे, यानी कि सघोष होंगे। सभी स्वर के साथ साथ आप बच्चों याद रखोगे य, र, ल, व, या इन्हें बोल देंगे अंतस्थ व्यंजन। और इनके साथ साथ इस बार आप याद रखोगे ह भी होगा, क्योंकि ह एक घोष वर्ण होगा। जबकि जब हम बच्चों बात करते हैं अल्प प्राण महाप्राण की, तो वहां ये अल्प प्राण बना होगा किस में, महाप्राण में, और यहाँ किस में, सघोष में। यानी यहाँ इनके साथ है बच्चों किसकी, सभी स्वर, और य, र, ल, व के साथ है। लेकिन वहां इनसे अलग, वहां ये जो आपके उसमें व्यंजन होते हैं स, श, श, ह, तो वहां ये स, श, श, ह के साथ है। चलो उसके बाद अगर बात करें अघोष की, तो अघोष क्या होगा, अघोष होगा वर्ग का 3, 4, 5, तो वहां हो गया 1, 2 वर्ण, यानी वर्ग का 1, 2 वर्ण, यानी कि ये 1, 2 वर्ण क्या हो जाएगा आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम याद रखेंगे एक, उसके बाद क्या होगा श, श और श। तो बच्चों ये होंगे आपके क्या, अघोष और सघोष, या सॉरी घोष और अघोष, यानी सघोष और अघोष। ठीक है, घोष में हमने बात करी वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण, सभी स्वर, व य, र, ल, व, ह, इन्हें आपका अंतस्थ व्यंजन बोल देंगे, 4 होंगे। और ये एक उष्म व्यंजन होगा, यहाँ से आपका क्या ह होगा। उसके बाद अघोष की बात करें तो वर्ग का 1, 2 वर्ण, साथ में श, श, श। मुझे उम्मीद है ये वर्गीकरण आपकी समझ में आया होगा। यहां तक हमने व्यंजन बच्चों कंप्लीट कर लिए। जिन 52 वर्णों की हम बात कर रहे थे ना, उनमें से स्वर और व्यंजन, ये चीजें हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे अयोगवाह पर, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी अयोगवाह। ठीक है, चलो बच्चों देखो अयोगवाह के बारे में समझेंगे। अयोगवाह क्या होगा, अगर हम बात करो ना अयोगवाह की परिभाषा क्या होगी, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मात्र समझ लेंगे कि अयोगवाह की परिभाषा क्या होगी। अयोगवाह वो होंगे जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होंगे और ना पूर्ण रूप से व्यंजन होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके अयोगवाह कहलाएंगे। मैंने क्या बताया बच्चों कि जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होंगे ना पूर्ण रूप से व्यंजन होंगे, वही क्या कहलाएंगे आपके अयोगवाह कहलाएंगे। अब ये अयोगवाह की संख्या कितनी है, दरअसल हिंदी वर्णमाला में हम अयोगवाह लिखते हैं 2। इनमें से बच्चों एक तो सबसे पहला हम क्या लिखते हैं विसर्ग एक अयोगवाह है। फिर विसर्ग के बाद हम लिखते हैं बच्चों एक आपका जिसे बोल देते हैं हम अनुस्वार, क्या बोल देते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार एक क्या है आपका अयोगवाह है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में तो हमने ये 2 ही लिख रखे हैं, लेकिन एक तीसरा भी है बच्चों, जो नाम क्या है आपका चंद्र बिंदु। और बच्चों ये चंद्र बिंदु विसर्ग क्या होगा, तो विसर्ग को आप याद रखोगे ये विसर्ग होगा। इस प्रकार के जो 2 बिंदु दिखाई दे
अनुस्वार को आप याद रखोगे, ये अनुस्वार होगा, सिरो रेखा के ऊपर जो एक बिंदु हमें दिखाई दे, और चंद्र बिंदु का आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ये होगा आपका चंद्र बिंदु। बात समझ में आई। फिर ये जो ना दो अयोगवाह, विसर्ग व अनुस्वार, तो हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने बताया है कि हिंदी के अंतर्गत दो अयोगवाह हैं, वो अयोगवाह क्या है, विसर्ग व अनुस्वार है, और इन्हीं दो अयोगवाह का प्रयोग हम हिंदी के 52 वर्णों में करते हैं। साथ साथ में आपको याद रखना है कि चंद्र बिंदु भी क्या है, एक अयोगवाह है। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी समझते हैं सबसे पहले विसर्ग क्या है। दरअसल आप जब हिंदी वर्णमाला में आप ये वर्ण लिखा देखते हो ना, ये जिसे हम क्या बोल देते हैं, अह, और एक ही होता है इसमें अंग बोल देते हैं, तो ये जो अह है ना, ये विसर्ग है, और विसर्ग का हिस्सा ये अ नहीं है बच्चों, विसर्ग का हिस्सा सिर्फ ये दो बिंदु हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो इन दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। मुझे उम्मीद है इतनी आपको बात समझ में आई होगी। साथ साथ में समझो बच्चों, मैंने एक वर्ण यहां लिख दिया आपका म, और एक लिख दिया मैंने ये वाला म, तो इसका उच्चारण तो क्या होगा, म, और इसका उच्चारण क्या होगा, मह, यानी विसर्ग लगने के बाद ह की ध्वनि निकलती है। तो अगर ये बच्चों यहां लिखना चाहेंगे, हम लिखेंगे कि विसर्ग जहां भी होगा वहां ध्वनि किसकी होगी, ह की ध्वनि होगी। जहां भी आपका विसर्ग लगा होगा वहां ह की ध्वनि होगी। जैसे मैंने बच्चों लिख दिया आपका, ये लिख दिया ल, और एक लिख दिया आपका लह, तो ये लह कहलागा और ये ल कहलागा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना कि यहाँ ह की ध्वनि होगी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना विसर्ग से, दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है बच्चों, कहां होता, संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होता। और जब ये संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होगा तो वो शब्द हमेशा कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। यानी यदि आपको किसी भी शब्द में विसर्ग लगा हुआ दिखाई देगा तो आंख बंद करके लगा दोगे, शब्द कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। बेहद आसान है याद रखना, जहां भी विसर्ग आपको दिखाई देगा शब्द कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। तो अगर विसर्ग से बात करो ना, बस आप इतनी चीजें याद रख लो। पहला तो कि ये ह की ध्वनि निकलेगी इससे, दूसरा कि ये किसका होगा, इसका प्रयोग होगा संस्कृत शब्दों में, संस्कृत शब्दों में, और संस्कृत शब्द जो होता है वो तत्सम शब्द होता है बच्चों। ठीक है, इसकी एक वीडियो में पहले बना चुका हूं आपकी, वो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी आगे चलकर भी डिटेल में इसकी एक वीडियो में और बना दूंगा कि तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा। इसी सीरीज में आगे चलते हैं जब तत्सम तद्भव का नंबर बच्चों आप होगा। चलो इसके बाद बात करते हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु की। दरअसल अंतर क्या है, अगर हम शब्द लिख दें ना, जैसा अनुस्वार में हमने एक शब्द लिख दिया जिसमें अनुस्वार का जो प्रयोग होता हो, एक शब्द हमने आपका लिख दिया जंग, शब्द लिख दिया जंग, तो इसे क्या बोलेंगे, जंग बोल देंगे। या एक शब्द जंग के बाद एक शब्द लिख दिया हमने बच्चों, रंग शब्द लिख दिया, रंग, तो ये जंग ये रंग। और एक ऐसा शब्द लिखो जहां आपका चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो, तो ये शब्द हमने लिख दिया क्या आपका, पांच, और एक शब्द हमने लिख दिया आपका क्या, आंख। इनमें आपका चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ। दरअसल हम सबसे पहले तो अंतर समझना है कि अनुस्वार व चंद्रबिंदु के बीच क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या अंतर है, ये हमें समझना है। देखो जब हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे ना, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा जंग, और इसका शब्द शुद्ध उच्चारण होगा रंग। ठीक है, यहां शुद्ध उच्चारण होगा पांच, और इसका होगा आंख। यदि ये बच्चों हटा दी जा, ये अनुस्वार यहां से हटा दिया जा, तो इसका उच्चारण होगा जग, और अब उच्चारण होगा जंग। और यदि यहां बात करें, इसका उच्चारण होगा पांच, क्या होगा, पांच, और यदि चंद्रबिंदु लगा जाए तो उच्चारण होगा पांच। तो यानी कि इनसे उच्चारण तो बदल रहा है, लेकिन आपको याद रखना बच्चों, जहां अनुस्वार होगा ना, वहां पूर्ण रूप से जो ध्वनि होगी वो नाक से बाहर होगी। कहां से, नाक से ध्वनि। यानी कि जब हम प्रयोग करेंगे किसका बच्चों, जब हम प्रयोग करेंगे किसका, आपका अनुस्वार का, तो वहां नाक से ध्वनि निकलती है। यदि आप पूर्ण रूप से अपना नाक बंद कर लो, नाक बंद करने का मतलब है कि आपके नाक को आप इस प्रकार बंद कर लो यहां से कि थोड़ी सी भी हवा बाहर ना निकल आवे, तो आप बच्चों जंग का उच्चारण नहीं कर सकते, ना ही रंग का उच्चारण कर सकते हो। आप से ट्राई करके देख सकते हो अकेले में बैठकर कि आप अपना नाक बंद करके जंग का उच्चारण करोगे, रंग का तो आप नहीं कर पाएंगे। जबकि यदि आप पांच और आंख का उच्चारण करोगे तो कर पाओगे, क्योंकि जहां आपका चंद्रबिंदु होगा वहां जो ध्वनि होगी ना, वो नाक, और नाक के साथ साथ आपका मुख, मुख दोनों से बच्चों बाहर आओगी निकलकर, मुंह यानी कि आपका मुख दोनों से बाहर आओगी। मैंने कितनी चीजें बताई आपको, मैंने बताया अयोगवाह, अयोगवाह में हमने लिखा विसर्ग, विसर्ग के बारे में हमने देखा कि ये ह की ध्वनि होगी, और ये संस्कृत भाषा का होगा। जब संस्कृत भाषा का होगा तो ये शब्द हमेशा तत्सम होंगे। फिर हमने देखा अनुस्वार और चंद्रबिंदु। तो जो अनुस्वार बच्चों हमने देखा, इसमें एक शब्द लिखा जंग और रंग,
और चंद्र बिंदु में शब्द लिखा 5 और आंख। सबसे पहले उनके उच्चारण के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि जो अनुस्वार होगा ना वहां उसके उच्चारण में ध्वनि नाक से बाहर आती है, और जो आपका चंद्र बिंदु होगा उसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। मुझे उम्मीद है इतनी चीज बच्चों आपकी समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये तो हो जाएगा आपका विसर्ग का प्रयोग हो जाएगा, लह कहलाएगा। और बच्चों ये हो जाएगा आपका रंग, यानी कि अनुस्वार हो जाएगा शिरोरेखा के ऊपर जो आपको बिंदु दिखाई दे। ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अभी हमने बच्चों समझ लिया जिन 52 वर्णों की हम बात कर रहे थे, 52 वर्णों की, उन 52 वर्णों में से हमने स्वर के बारे में कंप्लीट कर लिया जी, समझ हम क्लियर हो गया स्वर क्या होगा। स्वर के बाद हमें यह भी कंप्लीट क्लियर हो गया जी व्यंजन क्या होगा, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसा होगा। उसके बाद हमने अयोगवाह के बारे में भी जान लिया कि अयोगवाह क्या होगा। अयोगवाह तक की चीजें कंप्लीट कर ली। स्वर जिनकी संख्या 11 होगी, व्यंजन जिनकी संख्या आपकी 33 होगी, और अयोगवाह जिनकी संख्या आपकी 2 होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी वीडियो में आपकी संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन क्या होंगे और ये संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बने होंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या दरअसल कितनी होती है आपकी, 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट आपका संयुक्त व्यंजन। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग होगी संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होंगे, ये चीज तो हम देख चुके हैं कि संख्या में 4 होंगे, और संख्या में ये कौन से 4 होंगे ये भी आपको याद रखना होगा। एक होगा आपका ये जिसे बोल देते हैं अक्षर, उसके बाद एक होगा आपका ये जिसे बोल देते हैं तरह, अक्षर तरह, और फिर एक होगा आपका ये अक्षर तरह अज्ञ, और एक होगा आपका नंबर 4 पर श्र होगा। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे। दरअसल संयुक्त का अर्थ होगा कि मिलकर बनना, तो ये मिलकर बने होंगे किस सब व्यंजनों से। तो हमें यही देखना कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस वर्ण से मिलकर बना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा, क्वेश्चन यहां से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अक्षर का शुद्ध रूप होगा, अक्षर का शुद्ध रूप होगा, और इसके शुद्ध रूप में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी और डी कर, यहां से आपको बताना होगा। जैसे अगर हम बात करें ये जो मिलकर बनता है ना, इसका बच्चों जब एक हमने शब्द लिख दिया, इस सब बना हुआ शब्द लिख दिया क्षेत्र, इसे हम अक्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ आपकी क की ध्वनि निकलती है। जब क की ध्वनि निकलती है तो सबसे शुरुआत में क्या होगा, क, और क हलंत के साथ होगा, उसके बाद होगा स मूर्धा वाला होगा, ये आप याद रखोगे। ये होगा अक्षर का टुकड़ा। इसी प्रकार तरह की बात करेंगे त हलंत होगा, और उसके बाद होगा र, क्योंकि त्र। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ज हलंत होगा, और ज हलंत के बाद क्या होगा, अय्य। और यदि इसकी बात करें तो श होगा। श कौन सा होगा बच्चों आपका, ये वाला स होगा, इसे तालु स बोलते हैं, तालु स। ठीक है, और तालु स के बाद क्या होगा, र होगा। आपको याद रखना है इनका जो पहला वर्ण होगा वो हलंत के साथ होगा हमेशा, और दूसरा शब्द कैसा होगा, सॉरी दूसरा वर्ण कैसा होगा, वो एक पूरा होगा, यानी उस पर हलंत लगाने के बाद अ निकाल सकते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि अक्षर का शुद्ध रूप होगा, और अक्षर का शुद्ध रूप यह है, तो ऑप्शन बच्चों कुछ आपके इस प्रकार डाल दिए जाएंगे, इस प्रकार डाल दिए जाएंगे कि क प्लस श, ये डाल दिया जाएगा, फिर डाल दिया जाएगा क प्लस श हलंत, फिर डाल दिया जाएगा क हलंत प्लस श हलंत, फिर बच्चों नेक्स्ट आपको क हलंत प्लस श का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अभी यहां से हमें पहचानना होगा कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप मात्र एक बार देखने से इसका उत्तर लगा पाओगे, उत्तर क्या होगा आपका, डी होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को मिलेगा बार बार। ठीक है, मुझे उम्मीद है संयुक्त व्यंजन भी आपके क्लियर हुए होंगे। यानी कि जो हिंदी के 52 वर्णों की बात करी थी उनके एंड में बच्चों हम बिल्कुल चल दिए। उसमें से बच्चों स्वर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं 11। उसके बाद हम बच्चों व्यंजन कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी थी, व्यंजनों की संख्या थी आपकी 33। उसके बाद बच्चों हम आपका अयोगवाह कंप्लीट कर चुके हैं, अयोगवाह की संख्या थी कितनी, 2। और अब हमने आपका संयुक्त व्यंजन भी देख लिया। संयुक्त व्यंजन में भी बच्चों सिर्फ हमें इतना ही देखना था जिनकी संख्या 4 है, यानी कि अब सिर्फ बच्चों आपका क्या बचा, उत्क्षिप्त व्यंजन बचता है। अब हमें समझना आपका उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में जिनकी संख्या 2 है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अब उत्क्षिप्त व्यंजन की। अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी उत्क्षिप्त व्यंजन।
उत्क्षिप्त व्यंजन के आपके उन्होंने अन्य नाम भी बताए थे, जैसे द्विगुण व्यंजन होगा और एक इसका नाम होगा आपका ताड़नजात होगा। हमने जो हेडिंग डाल दी उत्क्षिप्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये एक तो ये होगा आपका, और एक आपका ये होगा, ये दो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। और इसी प्रकार के वर्ण हम हिंदी में और भी देखते हैं बच्चों। एक हम वर्गीय क्या देखते हैं, वर्गीय ड ढ, जो वर्ग में होते हैं आपके, एक ये ढ और एक ये ढ। तो इनमें अंतर क्या है, अंतर तो बच्चों हमारे में नुक्ते का दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे आप चीज देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं नुक्ता, इस क्या बोलते हैं, नुक्ता। तो इनमें तो नुक्ता लगाया जबकि वहां नुक्ता नहीं है। तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग होगा। मान के चलो मैं डमरू लिखना हुआ, तो डमरू में हम ये वाला लगाऊं या वो वाला लगाऊं, ये सोचने का विषय होगा। लगभग दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर बच्चों, नुक्ते का अंतर है। तो बस यही चीज हमें यहाँ से सीखनी है कि किसका प्रयोग किस प्रकार के शब्दों में होगा, जो आपसे वर्तनी वगैरह में अशुद्धि यहाँ से ना हो। इसके लिए बच्चों मैं आपको पॉइंट से बिंदु लिखवाऊंगा, पॉइंट से लिखवाऊंगा एक एक चीज करके। जैसा पहला पॉइंट आपका ये होगा कि इन्हें बोलते हैं ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये जो बच्चों उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे ना, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कभी भी, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कभी भी, कभी मतलब कभी भी, कभी भी किसी भी शब्द के कभी भी शुरुआत में नहीं आने के, कहा नहीं आने के, किसी भी शब्द की शुरू में, कभी भी किसी शब्द के शुरू में, किसी शब्द के शुरू में नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये आप याद रखोगे। यानी इनसे कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। यदि कोई शब्द हमें ड या ढ से लिखना पड़ रहा है ना, तो वो हमेशा मां से लिखा जाएगा। जैसे हमें डमरू लिखना हो, ढोल लिखना हो, तो डमरू व ढोल जैसे शब्दों में इनका प्रयोग ना होगा, इनका प्रयोग होगा। पहला पॉइंट बहुत आसान सा, आप बड़े आराम से बच्चों याद रख सकते हो। पहला पॉइंट क्या बताया गया आपको, बताया गया कि जो वर्गीय ड ढ होंगे ना, इन वर्गीय ड ढ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। आसान सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, याद रखी जा सकती है। उसके बाद बात करें वर्गीय ड ढ की, तो हमेशा हमेशा जब किसी भी शब्द की शुरुआत होगी, हमेशा हमेशा शब्द की शुरुआत, कौन से शब्द की, जिन शब्दों में शुरुआत में ड ढ आते हो, हमेशा शब्द की शुरुआत, शब्द की शुरुआत में कौन सा होगा, शब्द की शुरुआत में वर्गीय ड ढ, वर्गीय ड ढ होते हैं। हमेशा शब्द की शुरुआत में वर्गीय ड ढ होते हैं। दो चीजें तो आप ये याद रख लो। यहां से लगभग आपकी 50% चीजें कंप्लीट हो रही है ताड़नजात के बारे में। एक तो आपको क्या बताया, आपको बताया बच्चों कि जो आपके ताड़नजात होंगे ना, वो कभी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकते। और दूसरा आपको बताया कि जो आपके वर्गीय ड ढ होंगे, वो उनसे हमेशा शब्द की शुरुआत होगी, वो कभी भी किसी शब्द के बीच में या बाद में नहीं जा सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इसमें हमने दो चीजें देखी, एक देखा ताड़नजात और एक वर्गीय ड ढ। ये जो ताड़नजात है ना, ये कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं जाने के, और ये कभी भी किसी शब्द के बाद में नहीं जाने की, यानी इनसे हमेशा शब्द की शुरुआत होगी। इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में वर्गीय ड ढ शब्द के बीच में जा सकते हैं। अब हमें वही परिस्थितियां देखनी है कि वो परिस्थितियां कौन सी है। उसमें से बच्चों आपको पॉइंट से लिखूंगा। पहला जो होगा आपका अंग्रेजी शब्दों में। अंग्रेजी शब्द कैसे, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में। जैसे अंग्रेजी शब्द ऐसे कौन से होंगे, अगर आपको बच्चों बताया जाए, आपको बोर्ड लिखने के लिए बोल दिया जाए बोर्ड, तो बोर्ड में हम देख रहे हैं बच्चों, बोर्ड में हम देख रहे हैं कि ड आया है, और ड शब्द की शुरुआत में तो नहीं आया, बाद में आया है। लेकिन इस ड पर नुक्ता नहीं लगा हुआ बच्चों, क्योंकि ये कैसा, बोर्ड एक अंग्रेजी शब्द है। इसी प्रकार एक शब्द होगा बच्चों आपका रबड़, एक शब्द आपका रबड़ होगा, तो रबड़ में भी आपका क्या होगा, यही वाला वर्गीय ड ढ ही प्रयोग होगा, क्योंकि रबड़ एक अंग्रेजी शब्द है बच्चों। ठीक है, अगर ये अंग्रेजी शब्द ना होता तो हम इसमें क्या कर सकते थे, आपका ताड़नजात का प्रयोग कर सकते थे। इसी प्रकार एक आपका शब्द होगा रोड, रोड जो सड़क को बोलते हैं। देखो रोड अंग्रेजी शब्द, लेकिन एक शब्द आपका सड़क, कैसा शब्द, सड़क शब्द। अब सड़क शब्द में तो बच्चों अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो इसमें क्या आया, वर्गीय ड ढ आया। यहां नुक्ता लगेगा जबकि यहां नुक्ता नहीं होगा, क्योंकि ये एक अंग्रेजी शब्द है। क्लियर हुई इतनी चीज आपको। तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बच्चों क्या बताइए, पहली चीज आपको बताइए कि अंग्रेजी शब्दों में
किसका प्रयोग हो सकता है बीच में, वर्गीय ड ढ का हो सकता है। फिर दूसरी चीज आपको अंग्रेजी शब्दों के बाद आप याद रखोगे द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में, द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में इस चीज का क्या अर्थ होगा कि द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में, देखो द्वित्व वर्ण का अर्थ होगा जब कोई शब्द, कोई वर्ण एक शब्द में दो बार आ जाता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली। दिल्ली व बिल्ली में आप देख रहे होंगे, दिल्ली व बिल्ली में आप देख रहे होंगे चलो बच्चों, दिल्ली में बिल्ली में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में ल ल दो बार है, व बिल्ली में भी ल ल आपका कितनी बार है, दो बार है। तो एक वर्ण दो बार आया तो इसका मतलब क्या होगा, ये द्वित्व वर्ण होगा। इसी प्रकार आप देखते हो द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में, तो द्वित्व वर्ण वाले शब्द कैसे होंगे, जैसा एक शब्द आपका हो जाएगा अड्डा, एक शब्द आपका हो जाएगा खड्डा, यहां ड ड दो बार आया। एक शब्द इसी प्रकार आपका हो जाएगा कबड्डी। तो जब ये दो बार एक साथ आएंगे तब भी कौन सा प्रयोग होगा, वर्गीय ड ढ प्रयोग होगा। आपको दो परिस्थितियां क्लियर होगी, पहला क्या अंग्रेजी शब्दों में, दूसरा द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में, तीसरा आप याद रखोगे उपसर्ग वाले शब्दों में, उपसर्ग वाले शब्दों में। अब उपसर्ग क्या होगा ये भी बच्चों थोड़ा सा आपको बता दूंगा, बाकी जब उपसर्ग पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। उपसर्ग वाले शब्दों में एक शब्द होगा आपका निडर, ये शब्द आप याद रख लो। दरअसल उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, और ये मूल शब्द के शुरुआत में लगेगा, क्योंकि ये जो डर है ना, डर, डर एक मूल शब्द है। तो अगर खाली हमें डर लिखना होगा तो शुरुआत में तो वर्गीय ड ढ का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले भी एक उपसर्ग लग गया नी, तो नी लगने का अर्थ होगा ये नहीं बदलने का, ये जू का तो रहेगा। तो इसीलिए जब उपसर्ग वाले शब्द होंगे वहां भी आपका वर्गीय ड ढ का ही प्रयोग होगा। हमने 3 पॉइंट देख लिया, और लास्ट पॉइंट होगा नंबर 4 आपका, लास्ट पॉइंट होगा यदि ड ढ से पहले, ड ढ से पहले अन आ जाए, आ जाए, यानी इन्हीं के वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है। यदि ड ढ से पहले अन दिखाई दे तो वहां वर्गीय ड ढ बिल्कुल नहीं प्रयोग होंगे, सॉरी वहां ताड़नजात बिल्कुल नहीं प्रयोग होंगे, वहां आपके वर्गीय ड ढ ही प्रयोग होंगे। उदाहरण क्या होगा, जैसे हम एक शब्द बच्चों लिखते हैं आपका अंडा, अंडा में से पहले ये आया तो कौन सा, वर्गीय ड ढ। अंडा के बाद एक शब्द होगा आपका झंडा, झंडा में से पहले ये आया तो वर्गीय ड ढ। इसी प्रकार और भी शब्द हो जाएंगे, डंडा, टिंडा, आपके बहुत सारे शब्द बच्चों ऐसे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को। मैंने आपको बताया उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये दो होंगे नुक्ता वाले, और ये वर्गीय व्यंजन होंगे लगभग इनके जैसे, दोनों एक जैसे हैं, बस नुक्ते का अंतर है। तो हमें ये पहचानना चाहिए कि किसका प्रयोग कहां होगा। तो हमने देखा जो उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे ना, ये कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकते। फिर हमने देखा जो आपके वर्गीय ड ढ होंगे ये बीच में नहीं जा सकते, इनसे हमेशा शब्द की शुरुआत होगी। 2 पॉइंट तो ये देखे, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो वर्गीय ड ढ शब्द के बीच में जा सकते हैं। वो परिस्थितियां कैसी हैं, पहला क्या है, अंग्रेजी शब्दों में, जब कोई अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिखा जाएगा और यदि उसमें ड ढ का प्रयोग होता है तो ये वर्गीय ड ढ का प्रयोग होगा, जैसे बोर्ड, रबड़, रोड, सड़क रेखा। तो ये तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये तो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, तो इसलिए यहाँ ताड़नजात का प्रयोग हो रहा है ड, और यहाँ आपका वर्गीय ड ढ का प्रयोग हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में, द्वित्व वर्ण जहां दो वर्ण एक साथ हो, अड्डा, खड्डा, ड ढ, कबड्डी, ड ढ, तो ये भी आपका वर्गीय ड ढ का प्रयोग हो सकता है। तीसरा हमने देखा उपसर्ग वाले शब्दों में, यानी कि मूल शब्द तो डर ही है, डर से पहला शब्दांश लगाया नहीं, निडर बन गया, तो मूल शब्द तो डर था, इसलिए शुरुआत में ड है। फिर बच्चों यदि ड ढ से पहले अण आए, यानी इन्हीं के वर्ग का पंचम वर्ण आए, तो क्या होगा, अंडा, झंडा जैसा। इन्हीं के वर्ग का पंचम वर्ण ये कैसा, हम देखते हैं कचट तप, तो कचट तप में ट, ठ, ड, ढ और आवाज में होगा आपका अण, तो ये इन्हीं के वर्ग का पंचम वर्ण, जब ये इनसे पहला होगा तो इन्हीं का प्रयोग होगा। ये भी चीज हमें याद रखनी है। मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें ना बच्चों समझ में आई होगी बड़े आराम से। ये 5वीं क्लास है हिंदी की, 5वीं क्लास तक हमने आपके 52 वर्णों के बारे में समझ लिया। जो 52 वर्ण थे, 52 के 52 वर्णों के बारे में समझ चुके हैं।
इसके बाद क्या बचता है हिंदी में, इसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें बचती हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे र लिखने के प्रकार होंगे वो हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे, वो भी वर्णमाला का ही पार्ट है, वर्ण विच्छेद सीखेंगे, बहुत सारे उदाहरण लेंगे और सीख लेंगे, वहां से लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा। वर्ण विच्छेद के बाद होगा शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना, ये सीखेंगे। यानी अभी लगभग आपकी 2 वीडियो होल्ड लगेंगे बच्चों, वर्णमाला कंप्लीट होने में, वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। वर्णमाला के बाद कोशिश करेंगे आपको संधि कराई जाए, और संधि करने के लिए या संधि सीखने के लिए वर्णमाला सीखना बहुत जरूरी है। तो पहला आप ये सारी वीडियोस देखोगे। नोट्स के लिए मैंने आपको बताया, जो भी बच्चा पढ़ रहा हो इसमें से नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो, यदि वैसे तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि लिखा हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा और बहुत तेजी के साथ भी नहीं लिखा जा रहा, आप साथ साथ लिख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हो, पीडीएफ फॉर्म में यदि नोट्स चाहिए तो आप, मैंने एक नंबर दिया पिछले वीडियो में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दोबारा भी बच्चों का नंबर आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये ना आपका नंबर होगा, ठीक है। आप यदि इससे नोट्स चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज करके भी आप नोट्स ले सकते हो बच्चों। साथ साथ में मैं आपसे एक चीज और बच्चों बताना चाहूंगा कि ये हिंदी की अपनी जो सीरीज चल रही है, हम इससे अलग भी एक सीरीज चलाएंगे अभी जल्दी। हम स्टैटिक जीके की सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको स्टैटिक जीके कवर कराई जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।